अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928 एंड 14 पॉइंट्स ऑफ जिना 1929। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928। भाई नेहरू रिपोर्ट क्या है भाई? ये पहली मर्तबा इंडियंस ने ना अपने लिए कानून बनाने की कुछ प्रपोजल या तजावीज़ पेश की थी। इससे पहले जो भी कानून बनता था इंडिया के अंदर, या जो भी प्रपोजल पेश किए जाते थे या रिफॉर्म्स लाई जाती थी, वो कौन बनाते थे ज़रा मुझे बताएं? अंग्रेज़ भाईजान। वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये दोनों मिलकर बनाते थे। जैसे मिंटो मोले रिफॉर्म्स, जैसे मोंटेगो चेम्स फॉर्म रिफॉर्म्स, ठीक है ना। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ कि इंडियंस ने जनाब एक रिपोर्ट पेश की और प्रपोजल बनाया कि भाईजान इस तरह का हमें कानून चाहिए इंडिया के लिए, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और ये 1928 के अंदर पेश की गई थी। और जो लीडर था इस कमेटी का, जिसके सरबराही में ये रिपोर्ट बनाई गई थी, उसका नाम था मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है वो मैं ज़रा आपको समझाऊंगा ना, तो फिर आपको इसका ये इंट्रोडक्शन भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो देखें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना 1919, जिसको मोंटेगो चेम्स फॉर्म भी कहा जाता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसमें लिख दिया गया था कि अंग्रेज़ हर 10 साल बाद एक नया कानून बनाया करेंगे और पुराने कानून को रिव्यू किया करेंगे या चेंज किया करेंगे। तो उस के नतीजे में उन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने, कि 1927 के अंदर एक कमीशन बनाया जिसका नाम था साइमन कमीशन। यानी एक्चुअली उस कमीशन का जो सरबराह था उसका नाम साइमन था, उसको साइमन कमीशन का। उन्होंने जनाब इंडिया को विजिट किया और मकसद यही था कि यार है कि जो है ना, इंडियन से मुलाकातें करनी है, इनसे पूछना है कि हाँ भाई बताओ तुम्हें कौन सा नया कानून किस किस्म का चाहिए। क्योंकि 1919 का कानून एक तो 10 साल पूरे होने को थे, और ऊपर से वो इंडियंस को ज़्यादा पसंद भी नहीं आया था। कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया था और बाद में मुस्लिम लीग ने भी मुस्तरद कर दिया था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारी आपको डिटेल में बताया था कि 1919 को कानून क्या था, क्या रिफॉर्म्स थी। खैर, अब वो जो काइम कमीशन बना था ना, अब उसमें ना सारे के सारे गोरे थे, अंग्रेज थे, कोई इंडियन ही था ही नहीं यार। मतलब ये क्या बकवास है कि भाई जिस मुल्क के लिए आप कानून बनाने आए हो, उसमें वहाँ का कोई बंदा ही नहीं है शामिल। तो भाई जितने भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सब ने भाई मुस्तरद किया। उन्होंने कहा जी नो साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन, इस तरह के नारे शारे मारे। तो खैर गुस्से में आके जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ना इंडिया के, लॉर्ड ब्रिकनहेड, उन्होंने जनाब चैलेंज किया इंडियन लीडर्स को। कहता है इंडियंस लीडर, तुम्हें चैलेंज है, अगर तुम्हें अपने आप के तुम्हारे अंदर इतनी औकात है ना, तो अपने लिए नया कानून बना के दिखाओ। बताओ कोई प्रपोजल है, बताओ हमें दो, हम देखेंगे। अगर तुम्हारे अंदर इतनी पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है, और वो भी ऐसा कोई कानून बना के दिखाओ जो सब जिसके ऊपर राजी हो, जिसमें मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस सब यानी एक पेज के ऊपर हो। तो अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने चैलेंज किया ना, एक गोरे ने इंडियंस को चैलेंज किया, तो सारे के सारे जो इंडियंस थे ना, जिसमें मुसलमान भी, हिंदूज भी, कांग्रेस भी, मुस्लिम लीग, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, तेरा चैलेंज हम कबूल करते हैं। तो फिर जनाब क्या हुआ, सारे के सारे जितने भी इंडियन लीडर्स थे ना, उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया और एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई उन दिल्ली के अंदर 1928 के अंदर जनवरी में, जिसमें तकरीबन 100 डेलीगेट्स आए भाई, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी बंदे थे, मुस्लिम लीग के भी थे, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, हिंदू महासभा, सेंट्रल, सब सब मिल बैठ के अब सोचने बैठ गए। हाँ भाई बताओ भाई अब क्या कानून बनाए, ये तो पहले अंग्रेज बनाते थे, अब हमें खुद बनाना है अपने लिए। तो जो पहला सेशन हुआ था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, वो उसमें वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स थे ना, कि उस कानून में या उस प्रपोजल में जो माइनॉरिटीज़ होंगे उनके क्या हकूक होंगे, उसके ऊपर इख्तलाफ हो गया। फिर दूसरा सेशन हुआ मार्च में 1928 में, उसमें भी 2 सब कमेटीज़ बनाई गई, लेकिन कोई मतलब मामला किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। लेकिन आखिरकार जनाब थर्ड जो सेशन था ना उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, जिसके अंदर सारे ऑल इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे, मई 1928 में मुंबई के अंदर, उन्होंने आखिरकार एक कमेटी बनाई और उस पर राजी हो गए। और वो कमेटी का जो हेड था वो था मोतीलाल नेहरू, और उसके साथ में दूसरे बंदे भी थे, जिसमें 2 मुसलमान भी थे उस कमेटी के अंदर, अली इमाम और शोएब कुरैशी। अब इन सब की जिम्मेदारी थी कि आप एक रिमोट रिपोर्ट बनाएं, जिसके अंदर प्रपोजल दें कि भाई इंडिया के लिए नया कानून या नया आइन किस तरह का होना चाहिए। तो खैर उन्होंने एक ड्राफ्ट किया, बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जिसको नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। और नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 के अंदर पेश की गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, और जनाब वो फिर एक ड्राफ्ट सामने आया। अब ये नेहरू रिपोर्ट जो बनाई गई थी, अब इसके अंदर क्या सजेशन थी कि इंडिया का नया कानून किस तरह का होना चाहिए, वो मैं अब आपको बताता हूँ। जनाब सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी डोमिनियन स्टेटस दिया जाए इंडिया को, यानी इंडिया को एक आज़ादी दी जाए, लेकिन साथ में ब्रिटिश सरकार का भी हाथ हो। अगर पैसों वगैरह की ज़रूरत होगी तो इंडिया सरकार, अंग्रेज सरकार हमारी मदद करेगा, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया
ठीक है ना। तो यानी कि हम ना ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर ही रहेंगे, अपना मुल्क खुद चलाएंगे, अपनी मर्जी से चलाएंगे, लेकिन जहां पे भी ज़रूरत होगी अंग्रेज़ों से हम पैसे लेंगे, मदद लेंगे। ठीक है। तो एक तो इन्होंने ये यानी कि रिकमेंडेशन दी नेहरू रिपोर्ट के अंदर। हालांकि बहुत सारे जो यंग लीडर्स थे ना, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये तो कह रहे थे कि भाई मुकम्मल आज़ादी लो, ये ब्रिटिश सरकार से भी पैसे क्यों लेने हैं, इसके कॉमनवेल्थ में क्यों रहना है। ठीक है। दूसरा, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, इसका मतलब है कि भाई सेंटर के अंदर एक जो पार्लियामेंट होगी वो दो हाउसेज होंगे। अपर हाउस को सेनेट कहेंगे, नीचे वाले हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सेनेट में 200 मेंबर्स होंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 500 बंदे होंगे 5 साल के लिए। ठीक है। दूसरा, गवर्नर जनरल जो है ना वो एग्जेक्टिव काउंसिल यानी उसकी जो कैबिनेट होगी उसके एडवाइस पे काम करेगा। और ये दोनों जो है ना पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी करेंगे जैसा भी करेंगे पार्लियामेंट इनसे पूछ सकती है। दूसरा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जनाब सेंटर के अंदर एक हुकूमत होगी, साथ में सूबों के अंदर अलग हुकूमत होगी। यानी जिस तरह आजकल भारत और पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट है, वही उन्होंने एक प्रपोजल दिया था उस टाइम भी। इसके अलावा जनाब जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, अब ये खतरनाक चीज़ है, इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये मुसलमानों का क्या सब ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से ना डिवीजन बढ़ती जा रही हैं, कम्युनल डिवीजन बढ़ती जा रही हैं। दूसरा, जो माइनॉरिटीज़ था उनके जो वेटेज था सिस्टम, वो भी उन्होंने ख़त्म किया। अब जनाब सिर्फ और सिर्फ जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो आबादी के हिसाब से होगी। लेकिन हाँ, पंजाब और बंगाल में तो कोई रिजर्व सीट नहीं थी मुसलमानों के, माइनॉरिटीज़ के लिए, लेकिन मुसलमानों को उन्होंने थोड़ी बहुत दे दी। जहाँ पे भी जिस सूबे के अंदर 10% मुसलमान होंगे उनको रिजर्व सीटें दी जाएंगी। ये ज़रा यहाँ पे इन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ को बैलेंस किया। बाकी मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन होगी सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि जो पार्लियामेंट होगी सेंटर में, वहाँ पे 1/4 होगी, होनी चाहिए, उन्होंने ये कहा। दूसरा, उन्होंने कहा सिंध को जो मुंबई से अलग कर दें, अगर सिंध जो है ना खुद अपने खर्चा उठा सकता है। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि NWF यानी जो आज का खैबर पख्तूनख्वा है, उस ज़माने में इसको सरहद भी बोलते थे, इसके अंदर रिफॉर्म्स लाई जाएंगी, इसको ग्रेटर ऑटोनॉमी आज़ादी दी जाएगी। ठीक है। इसके तो ये उन्होंने जनाब प्रपोजल दिए। अब ये प्रपोजल क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। अब इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, कांग्रेस वालों ने तो कहा कि भैया ना कमाल की रिपोर्ट बनाई है, ये चीज़ वो चीज़। लेकिन कुछ जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने तो कहा कि नहीं, ये जो डोमिनेंट स्टेटस है ये आप नहीं ख़त्म कर दें, ये मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को मंजूर किया, कबूल किया, तस्लीम किया, इसको कहा बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। लेकिन मुस्लिम लीग वालों ने कहा बॉस ये क्या कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। उन्होंने बहुत तनकीद की, आगा खान, मोहम्मद शफी, उन्होंने कहा ये डेथ वारंट है मुसलमानों के लिए। यानी उन्होंने कहा आपने सेपरेट इलेक्टोरेट ख़त्म कर दिया बॉस, हमें जो अंग्रेज़ों ने दिया था 1909 के अंदर, 1919 के अंदर कानून के अंदर, तो आपने ज्वाइंट इलेक्टोरेट, यही तो मसला हो गया। अब हम यानी कि यही तो हमें आप लोगों से डर था कि क्योंकि आप लोगों की मेजॉरिटी है हिंदूज़ की, तो हम तो कभी असेंबली में आ नहीं सकेंगे, तो ये आपने सेपरेट इलेक्टोरेट ख़त्म किया। इस बुनियाद पे मुस्लिम लीग वालों ने बड़ा गुस्सा किया। इवन कि उस कमेटी जो नेहरू कमेटी बनी थी ना, जिसने रिपोर्ट बनाई थी, उसके अंदर जो मुसलमान थे उन्होंने साइन ही नहीं किए। एक वो उसने कहा मैं बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकता, एक बंदे ने साइन करने से इनकार कर दिया, शोएब कुरैशी ने। तो कहने का मतलब है जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी भाई साहब, इसको मुस्तरद कर दिया किसने, मुस्लिम लीग वालों ने, फटा पड़ गया। ठीक है। अंग्रेज ने चैलेंज दिया था ना, क्या चैलेंज दिया था कि तुम लोगों के अगर औकात है तो मिलकर कोई कानून बना के दिखाओ प्रपोजल, तो फटा पड़ गया। यानी इसका मतलब अंग्रेज को भी पता था कि ये कभी एक नुक्ते पे यानी एग्रीमेंट, कभी एक चीज़ पे मुत्तफिक नहीं होंगे, इनके बीच में कोई कंसेंसस नहीं होगा। तो खैर, अब नेहरू रिपोर्ट के बदले में जनाब मुसलमान तगड़े हो गए, मुस्लिम लीग वाले, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब मैदान में आ गए। उन्होंने कहा भाईजान अब मैं भी आपको ना कुछ प्रपोजल दूंगा। अब मुस्लिम लीग वालों ने कहा हम अपना प्रपोजल बनाएंगे। और वो प्रपोजल किसने बनाया, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। वो जनाब 1928 के अंदर इंग्लैंड चले जाते हैं, 6 महीने के बाद वापस आते हैं, और 9 मार्च 1929 के अंदर जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सेशन था दिल्ली के अंदर, उन्होंने जनाब ये 14 पॉइंट्स पेश किया, अपना व्यू पॉइंट पेश किया। ये जो था ना एक किस्म का मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बन गया। और उन्होंने कहा कि जी ये हमारी डिमांड्स हैं, ये इस तरह, यानी मुस्लिम लीग ने कहा कि नेहरू रिपोर्ट को मुस्तरद करते, हम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे जिसको कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या चीज़ थी भाई कायदे आज़म साहब ने कहा कि इंडिया फेडरल सिस्टम होना चाहिए और सूबों को भी ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएँ। उन्होंने कहा कि प्रोमोशनल ऑटोनॉमी हो,
सूबों के पास फुल फ्रीडम हो कि अपने वो मामला खुद चलाएं। दूसरा, जो माइनॉरिटी है उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए, ठीक है, फेयर रिप्रेजेंटेशन दी जाए असेंबली के अंदर। और इसका मतलब ये नहीं कि जो मेजॉरिटी है, जो जो तादाद में ज़्यादा है उनको कमज़ोर करना है, लेकिन माइनॉरिटी को भी अच्छा खासा अपने हिस्सा देना है। दूसरा, जो कौमी जो पार्लियामेंट है, सेंट्रल लेजिस्लेचर है, उसमें जनाब मुसलमानों को एटलीस्ट 1/3 सीटें दी जाएं। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट, वही बात जिसके ऊपर फड्डा पड़ा था, नेहरू रिपोर्ट को मुस्तरद किया था मुस्लिम लीग ने। सेपरेट इलेक्टोरेट, कायद आज़म ने कहा कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट दें सबको, ठीक है, ताकि हर कोई अपनी मर्जी का वोट दे। दूसरा यह है कि किसी भी सूबे के अंदर उसकी बाउंड्रीज में अगर आपने तब्दीली करनी है ना, तो इस तरह की तब्दीली नहीं करनी जिससे जो मुस्लिम मेजॉरिटीज़ हैं पंजाब के अंदर, बंगाल के अंदर NWF को यानी कि मुतासर हो। क्योंकि पंजाब, बंगाल और NWF में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। वो उनको डर था कि कहीं यार ये ना कोई बाउंड्रीज में आगे पीछे ना कर दें, चेंज ना कर दें, जिससे मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है वो तब्दील ना हो जाए। इसके अलावा रिलीजियस फ्रीडम हो, सबको भाई अपने मज़हब पर अमल करने की फुल फ्रीडम होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर कोई कम्युनिटी अपने खिलाफ कोई कानून आता है और वो उसको अपोज करती है, मुस्तरद करती है, तो वो पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब सिंध को सेपरेट किया जाए मुंबई से। इन्होंने भी वही बात की जो नेहरू रिपोर्ट ने, लेकिन इनका रीज़न अलग था, क्योंकि सिंध में मुसलमान ज़्यादा हैं तो इनको अलग होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा NWF बलूचिस्तान के अंदर भी रिफॉर्म्स लाई जाएँ, जो दूसरे सूबों में आप रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। दूसरा ये कि मुसलमानों को गवर्नमेंट के अंदर, लोकल जॉब्स के अंदर हिस्सा दिया जाए। कल्चर और एजुकेशन और लैंग्वेज, रिलीजन, पर्सनल लॉज और चैरिटीज़ जो है ना, वो मुसलमानों की प्रोटेक्ट की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। दूसरा, ये जो कैबिनेट थी ना, उसके अंदर भी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, सेंटर के अंदर और सूबाई गवर्नमेंट के अंदर। यानी जो विफाकी हुकूमत है उसकी जो कैबिनेट है उसमें भी 1/3 मेंबर जो होंगे ना, वो मुसलमान होने चाहिए, और सूबाई गवर्नमेंट के अंदर भी और सेंटर गवर्नमेंट के अंदर भी। और दूसरा, इन्होंने कहा भाईजान जो भी आपने कानून के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो तब्दीली करनी है ना, वो जब तक पूरी की पूरी स्टेट्स का एग्रीमेंट ना हो, मुत्तफिक हो, तब तक आपने कानून के अंदर कोई चीज़ तब्दीली नहीं करनी। तो जनाब कायदे आज़म साहब ने ये अपना 14 पॉइंट सामने पेश किए, यानी नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में इन्होंने ये रिपोर्ट पेश की, ठीक है। अब इसका रिएक्शन क्या था मुस्लिम लीग वाले, तो बल्ले बल्ले जनाब, क्या बात, क्या कायदे आज़म साहब, क्या आपने कमाल किया, क्या आपने छक्का मारा है। तो मुसलमान बड़े खुश थे। कायदा अल्लामा इकबाल साहब ने जिन्ना साहब के इन स्टांस को इलाहाबाद की एड्रेस के अंदर भी इंडोर्स किया, सपोर्ट किया। बहुत सारे मुसलमानों ने इसको भी सपोर्ट किया। इससे इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग हुई, और उन्होंने कहा ये तो बड़ी कमाल की आपने बात की है, जो कायदे आज़म ने जो नुक्ते पेश किए, ये तो भाई ज़बरदस्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन कांग्रेस ने जनाब इसको मुस्तरद किया, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने मुस्तरद किया, और 14 पॉइंट्स को कांग्रेस ने इसका रिडिकुलस, बकवास क्या चीज़ है। मोतीलाल नेहरू ने तो कहा ये बहनजान, ये क्या आप मतलब जो कर रहे हो। वो असल में देखें ना, मोतीलाल नेहरू साहब, जो नेहरू रिपोर्ट था उसका ज़्यादा फोकस था कि सेंटर को मजबूत किया जाए, जबकि इस कायदे आज़म की जो रिपोर्ट का जो मकसद था उसमें जो सूबे थे उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है। नेहरू साहब चाह रहे थे कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कायदे आज़म साहब चाहते थे कि प्रोमोशनल जो ऑटोनॉमी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सूबों को ज़्यादा इख्तियार दिए जाएँ। और नेहरू साहब कहते थे जॉइंट इलेक्टोरेट, कायदे आज़म कहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट, बस यही बुनियादी फ़र्क था। तो कहने का मतलब है कि ये जो 14 पॉइंट्स थे ना, ये आगे चल के पाकिस्तान के लिए ब्लूप्रिंट बने, पाकिस्तान इन्हीं नुक्तों के ऊपर बना, ठीक है। कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया, जिससे फिर हिंदू मुस्लिम की जो डिवीज़न है, इन दोनों के बीच में जो नफरत थी या डिवीज़न थी, वो मज़ीद गहरी हो गई, और आगे चल के फिर कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना की रेपुटेशन भी स्ट्रॉन्ग हो गई, उनको बड़े लीडर यानी उभर के सामने आए, ठीक है। और आगे चल के फिर ये स्ट्रगल चलती रही, और एक नया मुल्क यानी पाकिस्तान वजूद में आ गया। सो दोस्तों, ये थे हमारे दो टॉपिक, एक ही वीडियो में मैंने कवर कर लिए, नेहरू रिपोर्ट और कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स। यार सिंपल ये कि भाई साहब, इससे पहले सारे के सारे कवानीन या रिफॉर्म्स गोरे खुद बनाते थे इंडियंस के लिए, जैसे 1909 का कानून, 1919 का कानून, मिंटो मोले रिफॉर्म्स, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। पहली मर्तबा इंडियंस को उन्होंने चैलेंज किया, तो सबसे पहले इंडियंस ने जो रिपोर्ट बनाई उसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, लेकिन उस नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने मुस्तरद किया, और फिर मुस्लिम लीग ने उसके रिस्पांस में जनाब अपनी एक रिपोर्ट पेश की, जिसको जिन्ना के 14 पॉइंट्स कहा जाता है, और उस रिपोर्ट को फिर कांग्रेस ने भी मुस्तरद कर दिया, और इस तरीके से इनका झगड़ा जारी और सारी रहा 1947 तक। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।